इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद मेरी सेकंड प्रोसेस होती है अपने आईटीआर को वेरीफाई करना। जब तक मैं अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करता तब तक ना तो मैं इनकम टैक्स का रिफंड अपने अकाउंट्स में ले पाऊंगा, ना मैं अपने रिटर्न को प्रोसेस कर सकता हूँ। वेरिफिकेशन प्रोसेस और भी जरूरी जाती है जब मैं रिफंड को लेना चाहता हूँ। यह वेरिफिकेशन प्रोसेस मुझे 120 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अगर मैं 120 दिन के अंदर अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाता आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो उस केस में मेरा रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास कई मल्टीपल ऑप्शन है। मैं आधार ओटीपी के थ्रू कर सकता हूँ, मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। तो आइए एक बार हम लोग वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस समझ लेते हैं और क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ तक मैंने अपने आईटीआर को वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया विदाउट एरर। अब मुझे आगे जाके प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। जैसे मैं प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन के ऑप्शन आते हैं। पहला आता है ई वेरीफाई नाउ, क्या आप अभी अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड होता है। तो यह इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन ऑप्शन है जिसमें मेरे पास आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट्स और प्री वैलिडेट डीमेट अकाउंट्स का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मैं सीधा वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे चला जाऊंगा। अगर मैं अभी वेरीफाई ना करके बाद में वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास 120 दिन का टाइम होता है रिटर्न को सबमिट करने के बाद। मैं 120 दिनों में अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकता हूँ। थर्ड मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर मैं अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड कर उस पर सिग्नेचर कर और इसे 120 दिन के अंदर मुझे स्पीड पोस्ट करना होगा, या तो स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट। तो ये करने के बाद मुझे अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे अब मुझे कंटिन्यू करना है, सबमिट। तो फाइनली मेरा आईटीआर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकता हूँ 120 दिन के अंदर। अब मैं अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए मुझे जाना होगा ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ई वेरीफाई रिटर्न। अब ई वेरिफिकेशन मुझे करना है तो यहाँ पे मुझे ई वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कि मेरे पास कुछ ऑप्शन है। पहला मेरे पास ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। जो भी मेरा आधार कार्ड पे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी मुझे यहाँ डाल देना है एंड देन फाइनली मैं वैलिडेट कर दूंगा। सेकंड मेरे पास ऑप्शन होता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी के थ्रू भी अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकता हूं अगर मेरे पास डीएससी टोकन है। तो अपने डीएससी सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड करने के बाद ही मैं सेकंड ऑप्शन के थ्रू ई वेरीफाई कर सकता हूं। हम लोग डीएससी को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं उसको लेकर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हाउ टू रजिस्टर डीएससी। डीएससी से वेरीफाई करने के बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं ईवीसी के थ्रू भी अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये एक 10 डिजिट का कोड होता है जो कि 72 आवर तक वैलिड होता है। यह कोड मैं तभी जनरेट कर पाऊंगा जब मेरा बैंक अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर प्री वैलिडेट होगा। अगर मेरा बैंक प्री वैलिडेट नहीं है तो हम लोग ये कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं थ्रो बैंक अकाउंट करके यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये बोल रहा है कि मेरे इस नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आया है 10 डिजिट का। ये 10 डिजिट का कोड डालने के बाद मैं अपने रिटर्न को फाइनली वेरीफाई यहाँ पे कर ई वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर दूं। मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकता हूँ। मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरा डीमेट अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट होगा। जब तक मेरा डीमेट अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू भी ईवीसी कोड जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे हम लोग डीमेट अकाउंट को वैलिडेट करते हैं, हमें माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद माई डीमेट अकाउंट एंड माई बैंक अकाउंट, अगर आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है तो माई बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मेरा ये बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट हो जाएगा। ऐड बैंक अकाउंट करके मैं अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और जो भी मेरा अकाउंट टाइप है, जैसे कि अगर मेरा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट है। अकाउंट टाइप करने के बाद मेरा कौन सा अकाउंट है, क्या प्राइमरी अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, आईएफएससी कोड डालूंगा। जैसे मैं आईएफएससी कोड डालता हूँ मेरा बैंक नेम और बैंक ब्रांच ऑटो फिल आ जाता है। इसके बाद मैं उसी बैंक के थ्रू ईवीसी जनरेट कर सकता हूं जो कि कुछ सिलेक्टेड बैंक है। अगर कुछ सिलेक्टेड बैंक नहीं है तो मैं उससे सिर्फ रिफंड क्लेम कर पाऊंगा लेकिन ईवीसी जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर मेरा ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैसे हम लोग मोबाइल नंबर को ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं, उसके लिए भी माई प्रोफाइल में यहाँ पे जाना है मुझे। यहाँ पे मुझे देख लेना है कि मेरा प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल आईडी क्या है, वो मुझे यहाँ पे अपडेट कर देना है। इसके बाद मैं अपने बैंक अकाउंट की प्री वैलिडेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दूंगा और फाइनली अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर दूंगा।
जैसे मेरा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाएगा मैं उसके थ्रू ईवीसी जनरेट कर पाऊंगा। सेम केस मेरा डीमेट अकाउंट में मेरा वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो मेरा ई फाइलिंग पोर्टल पर है। अगर मैंने पहले से अपना ईवीसी जनरेट करा हुआ है जो कि 72 आवर तक मेरा वैलिड होता है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मैं यहाँ पे क्लिक कर यहाँ पे ईवीसी डाल सकता हूँ। अगर मैंने पहले से अपना ओटीपी जनरेट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ जो कि कुछ लिमिटेड टाइम तक वैलिड होता है। इसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर सकता हूँ। थर्ड, मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि मैं, अगर ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक एटीएम मशीन पे जाना होगा, वहां जाके मैं अपना इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद ईवीसी विल बी सेंड ऑन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद ई फाइलिंग। जो भी एटीएम कार्ड मेरा बैंक का है, उस बैंक पे जो भी मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो 72 आवर के अंदर मुझे यहाँ पे डाल देना है और फाइनली अपने रिटर्न को यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब मेरे पास एक नेट बैंकिंग ऑप्शन, नेट बैंकिंग के लिए मुझे सबसे पहले मैं अपने ई फाइलिंग पोर्टल को अब लॉगिन टू नेट बैंकिंग, सबसे पहले मुझे अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग है तो मैं उससे पहले लॉगिन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन आईडी डाल दिया एंड देन पासवर्ड। अब जैसे ही मैं नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ मुझे ई फाइलिंग के लिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है। जनरली अलग अलग नेट बैंकिंग में मुझे देखना होगा कि कहाँ पर ई फाइलिंग इनकम टैक्स का ऑप्शन है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मेरे उसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट, मैंने इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शन दिया, टैक्स सर्विसेज, फॉर्म 26H, फॉर्म 15GH, फॉर्म 16 है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ई फाइलिंग। तो मैंने ई फाइलिंग के ऑप्शन पे गया। यहाँ पे मुझे अपना पेन नंबर एक बार देख लेना है, प्लस मुझे अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं सीधा ई फाइलिंग पोर्टल पे चला जाता हूँ। मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली ई फाइलिंग पोर्टल पे चला जाता हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ई वेरीफाई रिटर्न। अब मुझे यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जैसे कि आपने बताया कि थ्रू नेट बैंकिंग, मैंने थ्रू नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है रिटर्न ई वेरीफाई सक्सेसफुली। फाइनली मेरा रिटर्न ई वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। थर्ड, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डीएससी के थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकता हूँ। डीएससी के लिए मुझे अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड डीएससी आप यहाँ पे जाइए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हम लोग डीएससी को रजिस्टर्ड करते हैं। मैं ओटीपी के थ्रू भी कर सकता हूँ। आधार ओटीपी की ये एक सबसे आसान ऑप्शन होता है ओटीपी का, लेकिन ओटीपी के लिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड से लिंक होगा। अगर मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो मैं ओटीपी के थ्रू भी नहीं कर पाऊंगा। अपने सबसे पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, तो आपके पास ओटीपी का भी एक ऑप्शन होगा। अगर मेरे पास आधार ओटीपी या ईवीसी जनरेट करने का या नेट बैंकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं अपनी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद मुझे उस पर सिग्नेचर करना है। अपने सिग्नेचर करने के बाद मैं फाइनली यहाँ पर इस पोस्ट पर उसे सेंड कर सकता हूँ टू ई फाइलिंग डिपार्टमेंट्स बेंगलुरु, या मैं नॉर्मल पोस्ट से भी कर सकता हूँ या स्पीड पोस्ट से भी कर सकता हूँ। ये प्रोसेस मुझे 120 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। अगर ये प्रोसेस मैं 120 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं करता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उस केस में मेरा आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।